नमस्कार। खबर प्रधान में एक और वीडियो के साथ मैं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। इस बीच सभी के मन में ये सवाल ज़रूर है कि आखिर तुर्की क्यों भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि भारत ने तुर्की के सबसे बुरे समय में उसका साथ दिया था। भूकंप की तबाही में जब तुर्की की मदद की थी, बावजूद इसके तुर्की ने गद्दारी करते हुए दुश्मन का खुलकर साथ दिया। यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान के लोग हमारे भाई की तरह हैं और मैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। Between Pakistan and India, the tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. तुर्की का ऐसा रुख कभी भारत के लिए नहीं देखने को मिला। कुछ समय से भारत के खिलाफ बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहे तुर्की के राष्ट्रपति खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बताने लगे हैं और हाल ही में इसको लेकर के चर्चा में भी रहे। इस पूरे संदर्भ में हमें ये समझना चाहिए कि भारत और तुर्की आखिर दोस्त हैं या दुश्मन। भारत और तुर्की के बीच रिश्तों का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर हम बात करें 1912 से, तो ठीक ठीक जान पड़ता है कि जब स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर अंसारी ने बाल्कन युद्ध के समय तुर्की को मेडिकल मदद भेजी थी। इसके बाद 1920 में तुर्की की आज़ादी की लड़ाई में भी भारत ने मदद की थी। पहले विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी ने तुर्की के साथ हुए अन्याय का विरोध किया। भारत के आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तुर्की से संबंध सुधारने के भरपूर प्रयास किए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र से जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए और उसी को भारत में लाने का सपना देखा। भारत में दरअसल सेकुलर की नींव तभी पड़ी थी क्योंकि कमाल पाशा से बहुत प्रभावित हुए उनके धर्मनिरपेक्ष और उनके लोकतंत्र से पंडित नेहरू। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद का ही ये समय था, लगभग जब भारत आज़ाद हो रहा था और दुनिया एक सियासी खेमेबाजी में तब्दील होती जा रही थी। दो ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों दुनिया की ताकत बन चुके थे और दोनों अलग अलग छोर बन चुके थे, यानी अलग अलग दो ध्रुव ताकतों में बढ़ चुकी थी। और ऐसे में तुर्की अमेरिका के नाटो खेमे में शामिल हो गया और पाकिस्तान भी साथ में चला गया। लेकिन नेहरू के नेतृत्व में भारत किसी भी खेमे में नहीं गया, तटस्थ रहा। 1947 से ही अमेरिका और सोवियत रूस के बीच एक शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जो धीरे धीरे सुलगता रहा। भारत हमेशा से तटस्थ रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सोवियत संघ वाले गुट की तरफ झुकता चला गया और इस दौरान तुर्की तो अमेरिकी खेमे में चला गया और इस तरह से अपनी विदेश नीतियों से दोनों धीरे धीरे दूर होते चले गए। शीत युद्ध और खेमेबाजी का असर ये हुआ कि तुर्की और पाकिस्तान एक ही खेमे में पहुंच गए अमेरिका के साथ। उनके दोस्ताना रिश्ते बने, संबंध मजबूत होते चले गए और भारत सोवियत रूस के साथ आ गया। उसके रिश्ते आज तक मजबूत ही हैं। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच दो बार ऐतिहासिक लड़ाई हुई। उन दोनों बार में तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दिया, पाकिस्तान की भरपूर मदद की, सेना के साथ भी मदद की। इधर पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की के खुले सहयोग के बाद जब 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया, तो भारत ने साइप्रस का साथ दिया। इसके पीछे बदले की भावना से ज़्यादा भारत की विचारधारा थी, क्योंकि भारत की विचारधारा तटस्थ नीति की थी, नेहरू के साथ थी और नेहरू की विदेश नीति पर ही चल रही थी। भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसी से जुड़ा था और साइप्रस के राष्ट्रपति इस आंदोलन के बड़े नेता थे। साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की के कब्जे के खिलाफ भी भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने कार्रवाई की थी। और इसके बाद आया 80 का दौर। 1980 का दशक दोनों देशों के लिए बेहद अहम रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मुस्लिम देशों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें अरब और यूएई भी साथ आकर सक्रिय हो गए, काफ़ी एक्टिव रहे।
तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा दिन पर दिन नाजुक होता चला गया, संवेदनशील होता चला गया। 1984 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुर्की के साथ अपने संबंध बेहतर करने की तरफ कई प्रयास किए, कोशिशें की। बाद में नरसिंहा राव की सरकार आए, उन्होंने भी प्रयास किए। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब भी उन्होंने तुर्की का दौरा कर संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की। 2001 में ऐसा लगने लगा था कि दोनों देश अब दोस्ती की राह पर हैं, लेकिन फिर तुर्की ने 2002 में इस्लामाबाद के नाम पर अर्दोगन की पार्टी की सरकार सत्ता में आई। एके पार्टी के नेता अर्दोगान ने न केवल तुर्की की पहचान बदलने की कोशिश की, बल्कि मुस्लिम देशों में एक शक्ति बनने की भी चाहत उनके अंदर आई। उन्होंने अपने आप को मुस्लिम देशों का खलीफा अंदर ही अंदर घोषित कर दिया, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। एक तरफ कश्मीर मुद्दे को अर्दोगान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच की बात थी, उस समय यूएनओ और अमेरिका के भी दखल की बात की जाती थी, तो इस पर तुर्की भी अपने बयानबाजियां करता रहा। तो दूसरी तरफ बात करें तो आपसी व्यापार में भारत के भारी पड़ने को भी उसने मुद्दा बनाया। चूंकि तुर्की उन देशों में से है जहां तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी उनके यहाँ तेल नहीं है, गैस भी नहीं है। इसलिए तुर्की ने परमाणु शक्ति भारत से अपने हित में थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक चाही। इस तकनीक को भारत ने देने से मना कर दिया और इस पर भारत राजी नहीं हुआ। 2017 और 2018 की बात करें, अभी कुछ साल पहले की ही बात है, अर्दोगान का 2 बार भारत दौरा हुआ, लेकिन नाराज होकर यहाँ से चले गए क्योंकि उनके मनमाफिक चीज़ें हो नहीं पाई। इसके बाद से भारत ने सऊदी अरब, इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों को तवज्जो देना शुरू कर दिया और तुर्की के साथ संबंध फोकस से धीरे धीरे हटते चले गए, कम होते चले गए। इस बीच ये भी हुआ कि इस्लामी आंदोलन के रूप में चर्चित गुलान मूवमेंट या फेतुल्ला मुहिम को तुर्की ने आतंकी घोषित कर दिया और भारत से फिर उम्मीद जताई कि इस मुहिम की भारत में सक्रियता बंद कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, लेकिन भारत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। तब से अर्दोगान कश्मीर मुद्दा शिद्दत से उठाकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत से न बनता देख अब तुर्की नेता अर्दोगान ने मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की महत्वाकांक्षा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि कतर के बहाने से सऊदी अरब पर दबाव बनाने, फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए मदद भेजने और सोफिया को मस्जिद बनाने और मुसलमानों के मानवाधिकारों के मुद्दों पर चीख चिल्लाने वाले इस तरह के कुछ कदम तुर्की के राष्ट्रपति उठाते आ रहे हैं और ये है उनकी झुंझलाहट साबित करती है। शीत युद्ध के ज़माने से ही ऐसी दुश्मनी रह रहकर सामने आती रही है तुर्की की, और भारत के जो संबंध थे वो उसका असर इस पर होता रहा। दरअसल इस दुश्मनी की जड़ें कहीं इतिहास में दफन है। बात करें यदि 2016-17 की, तो उस समय तुर्की में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसके लिए तुर्की के धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलान के संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया था। तुर्की ने तब आरोप लगाया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उनका इस्तेमाल कर तुर्की में तख्ता पलट करना चाहती है। इसे गुलान मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और गुलान मूवमेंट जो था वो भारत में भी देखा गया। ये वही समय था जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने भारत से उम्मीद जताई थी कि वो भारत में चल रहे गुलान मूवमेंट को बढ़ावा न दे, जो स्कूल दफ्तर खोले गए हैं उन्हें बंद करवा दे। भारत ने तुर्की की इस अपील को भी अनसुनी कर दिया, ऐसा कहा जाता है, और ये बात तुर्की को नागवार गुजरी और तब से ही एर्दोगन लगातार कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने लगे और भारत के खिलाफ जाकर कश्मीर के साथ खड़े होने लगे। इतना भर नहीं है, अभी पिछले पन्ने पलटे जाएं तो दुश्मनी की जड़ें कहीं बेहद गहरे धसी हुई हैं। हाल ही में भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानियों के प्रति हमदर्दी जताई। ये बात हम भारतीयों को तो बिल्कुल रास नहीं आई, इसीलिए बायकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर क्यों है तुर्की खफा, क्या है इसके पीछे की कहानी। ये कहानी इतनी बस नहीं है जो अभी तक मैंने आपको बताई है। अब इसे समझने के लिए हमें 800 साल पहले जाना होगा, जिसके लिए हमें एक अलग वीडियो भी बनाना होगा। तो तब तक बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। हमारे चैनल पर आ रहे तमाम वीडियो, खबरों की जानकारी, उनके विश्लेषण में आपकी क्या राय है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही हमारा हौसला देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो अपना खूब ध्यान रखिए। टेक केयर, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।